हेलो बच्चों, आज की वीडियो है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है। हम बात कर रहे हैं विषय हिंदी की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप कुछ एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम अभी आपके पेंडिंग हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि सीबीएसई का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है, कितनी डेप्थ में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट ईयर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, तो आपको एक सटीक आइडिया मिल जाएगा कि हिंदी का प्रश्न पत्र आपका कैसा रहने वाला है, कितनी डेप्थ में से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। पिछले साल 2 टर्म्स में विभाजित होकर के पूरा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आए थे और सेकंड टर्म में केवल रिटन एग्ज़ाम था। तो उसी तरीके से दोनों टर्म्स के मैंने क्वेश्चन पेपर इसमें शामिल किए हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड टर्म का क्वेश्चन पेपर। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम 2 टर्म्स में डिवाइड था, ठीक उसी तरीके से सिलेबस भी 2 टर्म में डिवाइड था। जो फर्स्ट टर्म में पूछ लिया गया वो सेकंड टर्म में नहीं आया और जो सेकंड टर्म का सिलेबस था उसमें से कोई भी प्रश्न फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको थोड़ा-सा अजीब लग सकता है कि केवल 2 या 3 चैप्टर्स में से ही सारा पेपर बना दिया गया है। ये केवल इसी वजह से था, थोड़ा-सा सिलेबस भी आपका रिड्यूस कर रखा था। अब आप एक ही टर्म में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक ही टर्म में पूरे सिलेबस की आप परीक्षा देंगे, तो आपको ये थोड़ा-सा अजीब सा लग सकता है, इसलिए ये 2-4 बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फर्स्ट टर्म का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश वाले प्रश्न हैं। इनको मैंने डिस्कस नहीं किया है, छोड़ दिया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि हर बार अपठित गद्यांश और पद्यांश वो कहीं से उठा करके दे देते हैं, उसके रिपीट होने की संभावना कम होती है। अगर किसी बच्चे को रिवीजन करना है या ये देखना है कि किस तरीके के प्रश्न हैं, उनके किस तरीके के आंसर हैं, तो आप स्क्रीन को रोक करके आप धीरे धीरे गद्यांश पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। आंसर मैंने टिक कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो ये पहला प्रश्न था गद्यांश का, जो कि 5 नंबर के लिए था। गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं, अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। हम वो मटेरियल डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए अब फिलहाल उपयोगी है। ये दूसरा अपठित गद्यांश था जो कि अथवा में आप लोगों को मिला था। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक इसी तरीके से अपठित पद्यांश, एक कविता की कुछ पंक्तियां दे दी गई हैं और उसके बाद जो है कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं। अपठित पद्यांश भी 2 आपको मिले थे अथवा करके, तो दोनों आप देख सकते हैं। हम जहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। अब है ये वाक्य रचना के आधार पर केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये ग्रामर वाले प्रश्न हैं, लेकिन जो लाइनें हैं वो उठाई गई हैं चैप्टर्स में से। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद हमें बताना है कि ये वाक्य के कौन से भेद में आता है, सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सरल होता है एक सिंपल वाक्य जिसमें एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। चारों मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही थी। अंतरा विद्यालय न जाने के कारण पर बात कर रही थी। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं। अंतरा ने किसी को अपने विद्यालय न जाने के बारे में नहीं बताया। तो इसमें से बाकी सारे वाक्य सरल वाक्य हैं। सी वाला जो ऑप्शन है ये एक मिश्र वाक्य है, इसलिए ये इसका ऑप्शन है। हमें वो प्रश्न छांटना है, वो वाक्य छांटना है जो सरल नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। यहाँ रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद होगा। जो अंडरलाइन किया गया है उसमें हमें ढूंढना है कि उसमें ग्रामर का कौन सा तत्व है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, खेतों में रोपाई कर रहे थे, ये क्रिया विशेषण है। रोपाई करना क्रिया है, जब खेतों में वो रोपाई कर रहे थे तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है।
अगला क्वेश्चन, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य हमें बनाना है कि इसको हमें संयुक्त वाक्य के रूप में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन सा वाक्य बनेगा? तो इसका डी आंसर है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। दो अलग अलग सिंपल वाक्य होंगे, उनको जोड़ने के लिए हम किसी योजक शब्द का प्रयोग करेंगे, और, तथा, अथवा इस तरीके का, और वो हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें से हमें मिश्र वाक्य ढूंढना है। 4 वाक्य दिए गए हैं। उसने परिश्रम किया और उसे सफलता भी मिली, ये जो है हमारा संयुक्त वाक्य होगा। परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये हमारा सरल होगा। और डी, परिश्रम करने और सफल होने में सीधा संबंध है, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य होगा। तो हमारा आंसर है मिश्र वाक्य, क्योंकि हमें ढूंढना है जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा, ये हमारा मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। इसमें हमें सही वाच्य ढूंढना है कि आपको लाइन दे दी गई है, आपको एक वाक्य दे दिया गया है, उसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, ये कर्म वाच्य है। के और द्वारा, से, के द्वारा, इस तरीके के कुछ हिंट होते हैं, उनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कर्म वाच्य को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म वाच्य नहीं है, हमें अब ये ढूंढना है। तो कुछ उदाहरण है और इन चारों में से एक है जो कर्मवाच्य नहीं है। चारों में पढ़ देती हूँ। प्रश्न पूछा गया, सुंदर गीत लिखे हैं, फल खाए गए, पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों जो है कर्मवाच्य हैं। केवल बी ऑप्शन है, सुंदर गीत लिखे हैं, ये जो है हमारा कर्मवाच्य नहीं है। अगला, हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कर्तृवाच्य में बदलने पर होगा। इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है, कर्ता प्रधान वाक्य में हमें बदलना है। तो इसका आंसर होगा सी, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। कर्तृवाच्य का आप एक सीधा सा मतलब समझ सकते हो कि सरल वाक्य बनाना है, बिल्कुल सिंपल, जो आपको देखने में बिल्कुल सीधा सा और सरल सा दिखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है? इसका ऑप्शन डी है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा अब उठ बैठ सकती है, इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। राधा से अब उठा बैठा जाता है, ये जो है भाववाच्य में वाक्य को हमने बदल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, पद संबंधी किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो है मेनली इसी में है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, ये जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें हुआ है। यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। यह का हमें पद परिचय देना है। तो यह जो है सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, उफ क्या सोचा था क्या हो गया, में रेखांकित पद का परिचय देना। उफ को हमें बताना है कि ये क्या है। ये जो है विस्मयादि बोधक है और शोक सूचक है। शोक सूचक इसलिए क्योंकि पूरे वाक्य का हम सेंस देखेंगे कि ये क्या जा रहा है, सेंस जो है थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो इसको हम शोक सूचक हमने इसको बता दिया। अगला प्रश्न, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, में रेखांकित पद का परिचय होगा। कोमलता के बारे में बताना है कि कोमलता क्या है। भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। कर्ता की तरह से इसको प्रयोग किया गया है, कर्ता की जगह ये यूज की गई है इस सेंटेंस में। तो हमारा डी ऑप्शन ये सही है। घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय होगा। इसमें के साथ हमें बताना है कि के साथ जो है ग्रामेटिकल दृष्टि से क्या है, किस श्रेणी में जाएगा। संबंध बोधक अव्यय है और घर और बगीचे के बीच संबंध को दर्शा रहा है। तो संबंध बोधक अव्यय है और घर और बगीचे को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब रस वाले प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का हास स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है। ये जो है सत्संग की तरह की बातें हैं, व्यक्ति को उपदेश इसमें दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना है। तो इस तरीके की जहाँ भी पंक्तियाँ होती हैं, कबीरदास की कुछ कुछ पंक्तियाँ हैं, तो वहाँ शांत रस होता है, जहाँ धर्म कर्म की और मोक्ष की, आत्मा परमात्मा की जहाँ बातें की जाए। क्रोध रस किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? 4
आपको पंक्तियाँ दी गई हैं अलग अलग छोटे छोटे पैरा के रूप में, उनको हमें पढ़ करके बताना है कि श्रृंगार का कौन सा है। इसका सही आंसर ये डी है। और तब से नाम मैंने लिखा है ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें न उसको पाएंगी, फूल में सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। श्रृंगार रस को पहचानना बहुत आसान सा है। जहाँ श्रृंगार वाली भावनाएं हैं, प्रेम वाली भावनाएं हैं, वहाँ श्रृंगार रस होता है, ये आप आसानी से पहचान सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? रस के लिए क्या क्या होना चाहिए? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 3 जरूर होने चाहिए, तब रस की उत्पत्ति संभव है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका पठित गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न है। ये पूरा पैरा दिया गया है और इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पैरा बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर में से है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, ये वाला पैरा आपका दिया गया है। क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस महीने का उल्लेख नहीं हुआ है? इसमें 2-3 महीनों के बारे में बताया गया है कि किस किस महीने में बाल गोविंद भगत क्या क्या क्रियाएं करते थे। तो इसमें किसका उल्लेख नहीं हुआ है? अश्विनी माह का उल्लेख इस पैरा में नहीं हुआ है। बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित हो जाते। इन बातों से आप क्या समझते हैं? गाने की धुन में खुद की सुध बुध खो देना, ये इसका आंसर ठीक है ऑप्शन का। भगत के विषय में कौन सी बात ठीक नहीं है? भगत के विषय में यहाँ 4 बातें दी गई हैं कि वो सवेरे ही जागकर गांव से 2-3 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे, ये बात ठीक है। गांव के बाहर पोखर के ऊंचे मिंडे पर बैठकर कबीर के पद गाते थे, ये भी बात ठीक है। भगत पूरब की ओर मुंह किए काले कमले ओढ़कर बैठते थे, ये बात भी ठीक है। केवल थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। बहुत अधिक सर्दी में उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर नहीं चल पाती थी, ये बात गलत है। वो उस सर्दी में भी खंजड़ी बजा करके अपने भजन गाते थे। लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? लेखक ने अपने बारे में बताया कि वो शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न। पूरब में लोही लग गई थी, वाक्य का अर्थ है पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा है। लोही लगना यानी कि लाल रंग का हो जाना, एक तरीके से जंग वाले रंग का हो जाना, तो ये सूरज के लिए है। पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपके चैप्टर्स वाले प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए थे, उनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं वाला ऑप्शन हमें बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें हमारा जो आंसर होगा वो बी है। उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। अगला क्वेश्चन। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर के पत्थर से बनी थी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पठित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले चैप्टर में से है। कुछ आपको लाइनें दे दी गई हैं, उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपको आंसर करने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग्य में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका आंसर होगा परशुराम अपनी माता पिता की मृत्यु का कारण बने थे, इसलिए लक्ष्मण ने परशुराम को ऐसा ताना मारा। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की? अपने परशु को संभालकर वो आगे बढ़े। लक्ष्मण ने जब ये ताना मारा तो वो परशुराम जो थे अपने फरसे को संभाल करके आगे बढ़े। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति कैसा व्यवहार है? अपमानजनक व्यवहार है। परशुराम को भृगुवर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए उन्हें भृगुवर कह करके संबोधित किया गया। को नहीं जान विदित संसारा का क्या तात्पर्य है? संसार भर में इसे कौन नहीं जानता। इस लाइन का हमें मीनिंग बताना था जो कि ये है। अगला प्रश्न। ये कविताओं के ऊपर आधारित प्रश्न है, एमसीक्यू बेस्ड। गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुनकर योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? अस्थिर मन वाले लोगों के लिए उपयुक्त बताती हैं। जिनके मन हमेशा चक्कर काटते रहते हैं या जिनके मन चक्री बने रहते हैं, उनके लिए जब उन्होंने उपयुक्त बताया तो इसमें सही ऑप्शन है अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा था? योग का संदेश। जो उद्धव उनको मैसेज दे रहा था, जो उनको शिक्षा दे रहा था, वो योग के बारे में था और वो उन्हें कड़वी ककड़ी लग रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 54 क्वेश्चंस हैं
इसमें से 40 प्रश्न बच्चों को करने थे, क्योंकि ये 40 नंबर का एग्ज़ाम था। 40 नंबर का सेकंड टर्म का एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपका रिटन एग्ज़ाम है उसको देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड टर्म का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी क्षितिज में से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, फादर कामिल बुल्के का सानिध्य लेखक के लिए सुखद अनुभूति थी। कथन का आशय स्पष्ट करना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर। दो दो नंबर के 4 प्रश्न हैं और चारों का उत्तर देना है। कोई इसमें आपको विकल्प नहीं मिला। तो फादर कामिल बुल्के का सानिध्य लेखक के लिए सुखद अनुभूति थी। लेखक को उनका साथ अच्छा लगता था, इसके बारे में हमें बताना है। इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? इस प्रश्न में फादर का व्यक्तित्व हमें डिस्कस करना है, उसके अच्छे वाले गुण हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि लेखक जो है उसी वजह से उनसे प्रभावित था। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। वो अपने प्रियजनों को सदा आशीष से भर देते थे। अपने आसपास रहने वाले लोगों का विशेष ख्याल रखते थे। अगर वो किसी से रिश्ता बनाते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे, बल्कि हमेशा निभाते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो लोगों के लिए श्रद्धा के पात्र थे। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत श्रद्धा से देखते थे, और लेखक का उनके सानिध्य में रहना सुखद अनुभव था। किसी आप इंसिडेंट का भी जिक्र कर सकते हैं। अदरवाइज इस प्रश्न में जो है लेखक को उनका साथ क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा ही अच्छा था। दूसरा क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से क्या संदेश मिलता है, उसे अपने शब्दों में समझाइए। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं ये फादर वाले चैप्टर में से हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि इस पूरे चैप्टर में क्या संदेश है वो हमें बताना है। तो फादर के जितने गुण हैं उन सभी गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में लिख सकते हैं, यानी गुण हम लिख सकते हैं सारे डिटेल में। और दूसरा जो है, राष्ट्रभाषा हिंदी से वो कितना प्रेम करते थे, हिंदी के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, वो सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। और तीसरा कि वो जिस तरीके के सन्यासी थे, वो पुराने ज़माने वाले सन्यासी नहीं थे, आधुनिक सन्यासी थे। उन्होंने बताया कि सन्यासी होना जो है, मन से सन्यासी होना है। सन्यासी होना केवल बाहरी दिखावा करना नहीं होता। व्यक्ति को अगर सन्यासी होना है तो मन से सन्यासी होना चाहिए। ये वाली कुछ चीज़ें हैं, ये वाले कुछ गुण हैं जिनको हम अपना सकते हैं। फादर के व्यक्तित्व से जो प्रेरणा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है या क्या शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवाबी नस्ल से आप क्या समझते हैं? लखनवी अंदाज पाठ के संदर्भ में लिखिए। हमें नवाबी नस्ल शब्द का अर्थ बताना है कि लेखक ने इस शब्द को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है। लेखक इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहता है? नवाबी नस्ल का अर्थ है अपने आप को बाकी लोगों से ऊंचे दर्जे का दिखाना, बाकी लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना और ऊंचा होने का दिखावा करना। चाहे सचमुच में नवाब हो या ना हो, लेकिन लोगों को ये दिखाना कि हम नवाब वाले ख़ानदान से हैं, इस तरीके का दिखावा करना, इस तरीके की हरकतें करना। तो इसको थोड़ा-सा हम एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, या हमारे जो हमने आंसर देने की कोशिश की है वो हमारा आंसर ठीक है तो वो किस तरीके से है। लेखक के साथ रेल में जो यात्री था, उसने खीरा खाने के लिए खीरे खरीदे थे, लेकिन जैसे ही उसने लेखक को देखा, उसने ये दिखाने की कोशिश की कि खीरा एक बहुत छोटी वस्तु है, जिसे ऊँचे दर्जे के लोग खाना पसंद नहीं करते। क्योंकि उसका खीरा देख कर के उसको खाने का मन किया तो उसने खीरे खरीद लिए, लेकिन केवल सूंघ करके उसने अपना पेट भर लिया, इसलिए उसने उनको खाया नहीं, केवल सूंघ करके बाहर फेंक दिया। ये उसका एक तरीके का दिखावा था। वो लेखक को ये दिखाना चाहता था कि वो बहुत ऊँचे लेवल का आदमी है। अगला प्रश्न भी इसी चैप्टर में से है। लेखक को देखकर नवाब साहब असहज क्यों हो गए? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर हमें बताना है कि लेखक को देख कर के जो नवाब साहब बैठे हुए थे रेलगाड़ी में, वह असहज क्यों हो गए? लेखक को देखकर नवाब साहब असहज इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति उन्हें दूसरे दर्जे में यात्रा करते हुए देख लेगा। किसी ने उनको दूसरे दर्जे में यात्रा करते हुए देख लिया, यहीं से वो असहज होना शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो यात्रा में खाने के लिए खीरे खरीद कर रखे थे, वो भी लेखक ने देख लिया, तो और उसको ज़्यादा ऑकवर्ड लगा कि किसी ने मुझे दूसरे दर्जे में यात्रा करते हुए भी देख लिया और खीरे खाने की कोशिश करते हुए भी देख लिया। ये सोच करके वो जो नवाब है वो असहज हो गए। तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उसके बाद चलिए कविताओं के ऊपर आधारित प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अगर किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य वाला प्रश्न आता है तो हमें उसकी ग्रामेटिकल विशेषताएं उसमें बतानी होती है।
आपके सिलेबस में रस हैं, अलंकार हैं, तो अगर आपको वो चीज़ें समझ आती हैं तो वो चीज़ें और भाषा, ये चीज़ें बतानी होती हैं काव्य सौंदर्य में। तो उत्साह जो कविता है उसका काव्य सौंदर्य पूछा गया था, तो शुद्ध हिंदी हम इसको लिख सकते हैं, खड़ी बोली इसको हम लिख सकते हैं। शुद्ध हिंदी का प्रयोग है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य वाला एक प्रश्न है आपकी उत्साह वाली कविता में। नाद सौंदर्य यानी जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने वो बहुत अच्छी राइमिंग वाले शब्द हैं, तो नाद सौंदर्य उनमें से बनता है। संगीतात्मकता वाला उसमें से गुण निकलता है जिस प्रकार के शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। गीत शैली, एक प्रकार से गीत कवि ने लिखा है। प्रतीकों का प्रयोग है, कुछ कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक हैं, कुछ कुछ चीज़ों के माध्यम से कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है। और अगर अलंकारों की बात करें, उपमा अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें पूरी कविता में है। तो इन 4-5 जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, इनको वाक्य बना करके आप लिख सकते हैं कि उत्साह कविता में काव्य सौंदर्य के रूप में ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निराला ने उत्साह कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के क्या संदेश दिए हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। जो उत्साह कविता जो अभी हमने काव्य सौंदर्य पढ़ा, उसी कविता में कवि ने क्या सामाजिक परिवर्तन के संदेश दिए हैं वो हमें बताने हैं। यानी प्रकृति के माध्यम से वो क्या शिक्षा देना चाहता है, समाज को क्या संदेश देना चाहता है, वो इसमें हमें लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। आंसर देखते हैं। निराला जो है क्रांतिकारी कवि थे, वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। हालांकि प्रकृति वाली कविता लिखी, लेकिन उनका मोटिव था कि समाज को इससे कुछ संदेश मिले। इसीलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम और बरसने के लिए न कह करके गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द जो है क्रांति का, बदलाव का, विरोध का प्रतीक है। ये उन चीज़ों को दिखाता है। तो इसमें जो है बारिश बरसने की बजाय कवि ने फोकस किया है बादलों के गरजने पर। यानी कोई गलत कुछ हो रहा है, कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में आवाज़ उठाइए। गर्जना मतलब तेज़ आवाज़ करना। तो तेज़ आवाज़ हम कब उठाएंगे? जब कोई अन्याय हो रहा होगा, जब कोई ऐसी गलत बात हो रही होगी जो समाज के लिए हानिकारक है, तो इससे समाज में संदेश जाएगा कि अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? आंसर देख लेते हैं। कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? अपनी प्रशंसा सुनकर मुग्ध होना शाब्दिक भ्रम है। यानी जब लड़की का विवाह होता है, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत इसके अंदर गुण हैं। दूसरे घर में जाकर के जैसे ही नई बहू जाती है, उसको दबाने के लिए बहुत प्यार से जो बातें की जाती हैं, ताकि सारी उम्र जो है वो ससुराल में दब करके रहे, सबका सम्मान करे, सबका जो है रिस्पेक्ट करे, सबकी आज्ञा माने, वो वाली सारी चीज़ें जो हैं उसकी प्रशंसा के साथ ही शुरू हो जाती हैं। तो इस कविता में शाब्दिक भ्रम यानी भ्रम है, दिखावा है, झूठ है, जंजाल है, ये सारी चीज़ें किस पर आधारित हैं? अपनी प्रशंसा को सुनकर मुग्ध होना। कि थोड़ी सी प्रशंसा कर दी और उसके बाद जो है लड़की को लगता है कि ये सब उसे बहुत प्रेम करते हैं और उसको बहुत चाहते हैं और इस पर वो मुग्ध हो जाती है। कवि के अनुसार ये शाब्दिक भ्रम है। और उसके साथ साथ हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। शादी में जो गहने, वस्त्र और आभूषण लड़की को दिए जाते हैं, वो भी एक तरीके का बंधन है, जो कि लड़की के लिए बंधन का काम करते हैं। यानी थोड़ा सा उसको कुछ नए कपड़े दे दो, थोड़े से नए गहने दे दो कि बस तुम्हारा यही है, इसी में तुम्हें खुश होना है और सारी उम्र मजदूरों की तरह से काम करना है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, उसको गहने उपहार में देना, नए कपड़े देना और उसकी प्रशंसा करना, ये सारी चीज़ें लड़की के लिए भ्रम के समान है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कन्यादान जैसी परंपरा के औचित्य अनौचित्य पर तर्क संगत विचार लिखिए। इस तरीके का प्रश्न अगर आता है जहां आपके विचार मांगे जाए, तो आपको वो प्रश्न ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो भी आप विचार लिखेंगे वो सही माना जाएगा और उसके नंबर आपको दिए जाएंगे। हालांकि हमें हमेशा पॉजिटिव सेंस में उसका आंसर लिखना चाहिए, लेकिन आप जो भी लिखोगे वो सही माना जाएगा, इसलिए आपके विचारों वाले क्वेश्चंस को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं। हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या तो जीवित प्राणी है, उसके दान का कोई लॉजिक नहीं बनता। कन्या कोई वस्तु है नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, उसकी रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा सारी चीज़ें होती हैं। किसी वस्तु की भांति वो निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद जब हमने किसी चीज़ को दान दे दिया तो उस चीज़ से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता, लेकिन दान देने के बाद भी लड़की का माता पिता से उतना ही संबंध बना रहता है। इसलिए कन्या जो है दान देने की वस्तु नहीं हो सकती, इसलिए ये कन्यादान जैसी परंपरा जो है बिल्कुल अनुचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कृतिका वाले
चैप्टर्स में से प्रश्न उत्तर हैं। 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 3-3 नंबर के दोनों प्रश्न हैं। पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने के बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी, क्यों? माता के आंचल के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। कृतिका में से जितने भी प्रश्न आते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं कि आप उनको अपने विचारों के माध्यम से लिख सकते हैं। चैप्टर में जो थ्योरी है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं होती। वैल्यू बेस्ड प्रश्न इस बुक में से आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माता को हमेशा लगता रहता है कि उसके बच्चे ने बहुत कम भोजन किया है। जब भोलानाथ को उसके पिता अपने साथ बिठाकर खाना खिला देते थे, उसके बाद भी माता उसको भोजन कराती थी और वो बच्चा उसके बाद भी भोजन करता था। तो ये माँ का प्यार, माँ की ममता, ये वाली सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी नदियों और पर्वतों के ऋणी हैं, कैसे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर हमें बताना है। नदियाँ हमें क्या-क्या देती हैं, पर्वत हमें क्या-क्या देते हैं, उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस कर देनी है। तो ये भी आप बिना पाठ की कहानी को टच किए आप लिख सकते हैं कि नदियों के कितने फ़ायदे हैं, नदियों से हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं और पहाड़ों से हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। पेड़ हैं, पत्थर हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं और जंगल हैं, जड़ी-बूटियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम पहाड़ों से लिख सकते हैं। नदियों का पानी है, नदियों के साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल हैं, नदियों की तली में रेत होती है, गाद होती है। नदियों का पानी जो है उपजाऊ भूमि के लिए ज़रूरी होता है, पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए। आप जितना मर्ज़ी आप चाहे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने से पहले अधिकारियों को क्या चिंता हुई और देश की नाक बचाने के लिए कौन सी जी तोड़ कोशिशें की गई। इसके लिए आपको चैप्टर में से उठाना पड़ेगा मटेरियल। ये आप उस कहानी में से डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे वो मूर्ति की नाक टूटी हुई थी और क्योंकि एलिजाबेथ को आना था भारत दौरे पर, तो उससे पहले नाक लगाने की किस किस प्रकार की कोशिशें की गई, कहाँ कहाँ से नाक का जुगाड़ करने का प्रयत्न किया गया, किस तरीके का पत्थर, कौन सा कारीगर, जीवित नाक, जो भी चीज़ें आपकी स्टोरी में डिस्कस हैं वो सारी चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं 3 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये रचनात्मक लेखन वाला खंड आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से चैप्टर आपके कृतिका और क्षितिज वाले खत्म हो जाते हैं। ये रचनात्मक लेखन वाला पोर्शन है। सबसे पहले है बधाई संदेश। बधाई संदेश जो है 4 आपको दिए गए हैं 5 नंबर के लिए। 2.5 नंबर के 4 आपको दिए गए हैं जिसमें से 2 आपको करने हैं। पहला है आपकी बहन का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में हो गया है, उसके लिए 40 शब्दों का बधाई संदेश लिखिए। संदेश लिखना बहुत आसान है, आपने करा होगा पूरे साल में। संदेश लिखने का फॉर्मेट, ज़रा सा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है कि उसको बॉक्स के अंदर लिखना है, ऊपर संदेश लिख देना है बीचों बीच और उसके नीचे डेट और टाइम लिख देना है। उसके बाद जो मर्जी आए आप जिस भी भाषा में लिखना चाहें, जिस तरीके से लिखना चाहें वो आप संदेश लिख सकते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है 2.5 नंबर के लिए। संदेश लिख दिया हमने, डेट डाल दी हमने, समय लिख दिया। उसके बाद प्रिय बहन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन होने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बचपन से देखा गया तुम्हारा देश सेवा का सपना पूरा हो गया है। जीवन में तुम इसी तरह उन्नति करती रहो और निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करो। तुम्हारा भाई क ख ग। भाई नहीं लिखना है तो खाली क ख ग लिख करके हम काम चला सकते हैं। वर्ड्स लिमिट आपको ध्यान में रखनी है कि 40 शब्दों में लिखना है तो 40 शब्द ही होने चाहिए। 40 शब्दों का मतलब है 35 से 45 के बीच में, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी बॉक्स बना देना है, दिनांक और टाइम लिख देना है, संदेश लिख देना है अपनी भाषा में, जिस भी तरीके से आप अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको बना करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के अथवा में दूसरा संदेश है, मित्र को या सखी को नृत्य प्रतियोगिता में सफल होने और प्रथम स्थान पाने के लिए 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। आपका कोई फ्रेंड है जिसने किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो फर्स्ट प्राइज़ उसको मिला है, विनर रहा है वो शो का, तो उसके लिए एक शुभकामना संदेश लिखना है। ठीक इसी तरीके से संदेश लिख करके बॉक्स बना करके डेट और टाइम लिख करके कि तुमने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत अच्छा तुम्हारा प्रदर्शन रहा और तुम्हें अपने भविष्य के लिए बधाइयाँ, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से बड़ा सरल सा है, आप लिख सकते हैं। अगला जो संदेश वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने मित्र को लोहड़ी पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। अगला ऑप्शन इसी में, बाल दिवस के सफल आयोजन के लिए छात्रों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक साधुवाद बधाई संदेश लिखना है। यानी स्कूल में बाल दिवस का आयोजन किया गया, बच्चों ने वो आयोजन किया और जब वो बच्चों ने बहुत अच्छा आयोजन किया तो उसके लिए प्रिंसिपल को बच्चों को थैंक यू बोलना है, उनके लिए साधुवाद संदेश लिखना है।
तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ये मैटर मैंने आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं की सहायता हेतु स्थापित संस्था सहयोगिनी के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। और इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। सोलर कुकर बनाने वाली कंपनी रवि रश्मि के लिए 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन भी 5 नंबर का है और इसी तरीके से दो दो ऑप्शन आपको मिले हैं। 2 प्रश्न है, 2.5 नंबर के लिए 2 विज्ञापन आपको लिखने हैं। पहले चारों हम पढ़ लेते हैं, फिर एक हम थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरीके से हमें लिखना है। तीसरा है, नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। योग प्रशिक्षण केंद्र आरोग्य के प्रचार प्रसार के लिए 50 शब्दों में एक आकर्षण विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन का भी सेम फॉर्मेट है, आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है। आप उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर अपने साथ पेंसिल लेकर के जाइए, स्केल लेकर के जाइए। हो सकता है आपको कोई ऐसा टॉपिक मिले जिस पर आप अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, तो वो ड्राइंग भी आप कीजिए और उसके साथ में कोई जिंगल आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से स्लोगन होते हैं वो स्लोगन आप लिख सकते हैं। राइमिंग बना करके कविता की पंक्तियों की तरीके से 2 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर ये कविता बनाने वाला काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपल साधारण शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बना दीजिए। थोड़ा सा ड्राइंग से थोड़ा सा बॉर्डर आप बना सकते हैं। इस तरीके से विज्ञापन लिखा जाता है। चलिए, सबसे ऊपर वाला जो सहयोगिनी एक संस्था है और उसके लिए अगर हमें विज्ञापन बनाना है तो किस तरीके से हम बनाएंगे। विज्ञापन के बॉक्स के अंदर हमें विज्ञापन नहीं लिखना होता यूजुअली। हम केवल यहाँ से सहयोगिनी, हम उसका नाम बड़ा बड़ा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे बीच में। उसके बाद हमने 2 लाइनें नारी के लिए लिखी हैं, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो नारी के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो 2 लाइनें जो हमें समझ में आ जाएं, जो याद आ जाएं या कुछ हम बना सकें। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। इस तरीके से हमने 2 लाइनें उसके बारे में लिख दी और उसके बाद सिंपल हमने, और बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं किया। हमारी संस्था नारी शक्ति को सशक्तिकरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी हमारी संस्था जो है वो नारी शक्ति की दिशा में काम कर रही है। हमारा सहयोग करके समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी हेल्प करें फंडिंग के माध्यम से। इसमें हम फ़ोन नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं कि हमारी मदद करने के लिए, अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। विज्ञापन को भी बॉक्स में बंद करना है। 2 लाइनें आप कविता की इसमें डाल सकते हैं, फिर इसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, छोटी सी ड्राइंग इसमें डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है लेटर। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम में बहुत वृद्धि हुई है। अपने छोटे भाई बहन को सतर्क करने के लिए हमें एक पत्र लिखना है। ये अनौपचारिक पत्र है। इसमें हमें अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखना है, तो परीक्षा भवन वाला एड्रेस डाल करके लिख सकते हैं, हम अपने घर वाला एड्रेस डाल करके लिख सकते हैं। और कैजुअली अपने छोटे भाई और बहन को हम ये बताना है कि मोबाइल का उपयोग थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इससे जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बिना किसी बड़े की परमिशन के किसी अनजानी साइट पर ना जाएं, कोई फ़ोटो किसी साइट पर अपलोड ना करें, किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। अनजान व्यक्ति आपका मित्र होने का दावा करता है तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन धोखाधड़ी से और साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपने छोटे भाई बहन को समझाते हुए पत्र लिखना है। दूसरा है, अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र है, मुख्यमंत्री को लिखना है। तो सेवा में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, इस तरीके से हम लिख करके, एड्रेस लिख करके, और ये हम लिख सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र में अपने युवाओं को कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ करना चाहिए। हमारे एरिया में बहुत सारे नवयुवक हैं, बेरोज़गार घूमते रहते हैं। वो कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। आप हमारे एरिया में आकर के हमारे क्षेत्र में एक ऐसे केंद्र की स्थापना कीजिए जो युवाओं को कुछ कौशल विकास में मदद करे, कुछ उनको स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ बनाना उनको सिखा दिया, थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान उनको करा दिया। इस तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स हैं, ये उस केंद्र को स्थापना करने की बात हो रही है। तो इसको आप लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री से हमने रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे एरिया में एक ऐसा सेंटर खोल दिया जाए जिसमें कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो अपना कोई काम धंधा खोल सकें, अपनी कोई छोटी मोटी नौकरी, अपना छोटा मोटा रोजगार वो चला सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है। ये आपको
3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से आपको एक करना है। 5 नंबर के लिए ये प्रश्न है। सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण समय की मांग। ये आपका पहला ऑप्शन है। इसमें जो सब पॉइंट्स दिए गए हैं, मानव और पर्यावरण में अटूट संबंध, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, संरक्षण की योजनाओं का प्रभाव और सुझाव। इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आपको ये पूरा अनुच्छेद लिखना है। दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो योजना है ये कब प्रारंभ हुई, ऐसी योजनाओं की आवश्यकता क्यों है, विद्यालयों में इसे कार्य रूप में कैसे लाया गया और प्रभाव। एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली बहुत सारी एक्टिविटी आप करते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि योजना किस साल में शुरू की गई, क्योंकि ये पहला ही पॉइंट है, तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके का प्रश्न जिसमें आप शुरू में ही कुछ मिस कर रहे हैं। अगला देखिए, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा जगत में नवीन क्रांति, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनिवार्यता, सकारात्मक प्रभाव, कमियां और सुझाव। ये सबसे आसान है जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपने कुछ समय के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की है, बाद में रेगुलर आपके स्कूल हो गए थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या चीज़ें हैं, आज के समय की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लोग जो है मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं, मल्टीटास्कर हो गए हैं। एक साथ एक काम के साथ साथ वो दूसरा काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मतलब बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, वो ऑनलाइन कुछ सीख सकें, ये होना चाहिए। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, कमियां इसमें आपको क्या क्या नज़र आती हैं कि अगर केवल ऑनलाइन हमें पढ़ना है तो क्या क्या कमियां रह सकती हैं, कुछ सुझाव आपके पास हैं, वो अगर आपको ऐड करने हैं तो इन तीनों में से मुझे ये सबसे अच्छा लगा। अनुच्छेद के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, तीनों में से आप टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान से, टॉपिक के बाद आप सब टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान से। जो भी ऐसे सब टॉपिक होंगे जिनको कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, आपको उस सब टॉपिक को चूज़ करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने डिस्कस किया लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर यानी सेशन 2021-22 वाला क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है। आई होप इससे आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी, आपको क्वेश्चंस की डेप्थ समझ में आ गई होगी कि किस लेवल तक हमें कोई भी चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है। एक दो वीडियो इसके बाद मैं और आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्षितिज के और कृतिका के उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपके लिए वो वीडियो भी यूज़फुल रहेगी। सभी बच्चों को उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।